आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कि कॉम्पटन प्रभाव पर जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्या क्या हैं और उनके आंसर क्या हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चंस तो 2019 में क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट था कि 0.1 एंगस्ट्रॉम की एक्स किरणें 60 डिग्री से स्कैटर्ड होती हैं, तो हमें निकालना है स्कैटर्ड एक्स रेज की वेवलेंथ और जो इलेक्ट्रॉन रिकॉइल हो रहा है पीछे की ओर, मतलब जो पहले स्टेशनरी था वो जो चलने लगता है उसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा। पहले इसको लेते हैं। हमें कॉम्पटन इफेक्ट का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि कॉम्पटन शिफ्ट डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल टू स्मॉल h ओवर एम नॉट सी ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा, जहाँ पर लैम्डा डैश स्कैटर्ड वेवलेंथ है यानी प्रकीर्णित तरंगदैर्ध्य है, लैम्डा इंसिडेंट वेवलेंथ, h प्लैंक कांस्टेंट और m नॉट इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास, c स्पीड ऑफ लाइट और थीटा स्कैटर्ड एंगल। तो हमें गिवन है क्वेश्चन में कि जो लैम्डा है वो तो है 0.1 एंगस्ट्रॉम और स्कैटर्ड एंगल थीटा दे रखा है हमें 60 डिग्री। तो एक तो हमसे पूछा है कि जो स्कैटर्ड वेवलेंथ है लैम्डा डैश उसका मान क्या होगा और जो इलेक्ट्रॉन चलने लगता है रिकॉइल कर जाता है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो ये दो वैल्यू हमें निकालनी है। अतः लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर एम नॉट सी कहलाती है कॉम्पटन वेवलेंथ, जिसकी वैल्यू होती है 0.0243 एंगस्ट्रॉम और 1 माइनस कॉस 60 डिग्री, क्योंकि h ओवर एम नॉट सी है 0.0243 एंगस्ट्रॉम, ये कहलाती है कॉम्पटन तरंगदैर्ध्य। तो यहाँ पर दिए गए मान रख रहे हैं हम, हमें निकालना है लैम्डा डैश। cos 60 की वैल्यू हाफ, कैलकुलेट कर लेंगे। लैम्डा डैश की वैल्यू आ गई 0.1 एंगस्ट्रॉम प्लस 0.01215 एंगस्ट्रॉम, यानी प्रकीर्णित तरंगदैर्ध्य का मान आ गया 0.11215 एंगस्ट्रॉम। इस प्रकार से स्कैटर्ड वेवलेंथ आ गई 0.11215 एंगस्ट्रॉम। अब निकालना है हमें रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। तो कॉम्पटन प्रभाव के अनुसार आने वाली फोटोन की ऊर्जा कुछ तो इलेक्ट्रॉन को चली जाती है और बाकी से वो फोटोन स्कैटर्ड हो जाता है। तो कॉम्पटन प्रभाव के अनुसार
ऊर्जा संरक्षण के नियम से। आने वाले फोटोन की ऊर्जा एच न्यू इज इक्वल टू स्कैटर्ड फोटोन की ऊर्जा एच न्यू डैश प्लस काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की। तो हमें निकालना है काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की। ये हो गया एच सी ओवर लेमडा माइनस एच सी ओवर लेमडा डैश, क्योंकि न्यू का मान होता है सी ओवर लेमडा। एच और सी की वैल्यू हम रख देंगे। एच की वैल्यू है, प्लैंक कांस्टेंट है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, और सी प्रकाश का वेग 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अंदर हो जाएगा ब्रैकेट में लैम्डा डैश माइनस लैम्डा ओवर लैम्डा लैम्डा डैश। काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की मल्टीप्लाई कर दिया 19.89 इंटू 10⁻26। लैम्डा डैश माइनस लैम्डा है पॉइंट, जो भी हमने ऊपर निकाला था 01215 एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज कर लेंगे। और नीचे है लैम्डा की वैल्यू है 0.1 एंगस्ट्रॉम और लैम्डा डैश की वैल्यू है 0.11215 इंटू 10⁻10। ये आ जाएगा जूल में आंसर। इनको कैलकुलेट कर लेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी 21.55 इंटू 10⁻16 जूल। और इसको अगर हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है तो 21.55 इंटू 10⁻16, इसको डिवाइड कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻19 से, ये कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और ये वैल्यू आ जाएगी लगभग 13469 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की ये हो गई 21.55 इंटू 10⁻16 जूल, या 13469 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस प्रकार से दोनों आंसर आए। हमने स्कैटर्ड वेवलेंथ निकाल ली और रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाल ली। एक तो ये था क्वेश्चन 3A और एक क्वेश्चन था 3B। ये क्वेश्चन था 2019 का 3B। ये कहता है कि क्यों हमें कॉम्पटन इफेक्ट में स्कैटर्ड वेवलेंथ यानी बढ़ी हुई वेवलेंथ के साथ साथ इंसिडेंट वेवलेंथ भी क्यों प्राप्त होती है? क्यों नहीं हमें केवल बढ़ी हुई वेवलेंथ मिलती है, हमें इंसिडेंट वाली क्यों मिलती है? स्कैटरिंग हो रही है फिर भी हमें दोनों तरह की वेवलेंथ मिल रही है, क्यों? इसका आंसर देखते हैं। तो हम जानते हैं कॉम्पटन शिफ्ट डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर m0 c 1 माइनस कॉस थीटा
इट इज इक्वल टू लैम्डा डैश माइनस लैम्डा। तो क्या होता है इसमें कि जो एक्सरे होती हैं उसकी एक बीम, पैरेलल बीम कह लीजिए, किसी मटेरियल पर गिरते हैं और मटेरियल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनके बीच में गैप होता है। तो कुछ तो एक्सरेज इस गैप में होके सीधी निकल जाएंगी, उनकी तो वेवलेंथ चेंज नहीं होगी, और जो स्कैटर्ड हो जाएंगी यानी कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन से टकरा जाएंगी, वो किसी भी एंगल पर टकरा स्कैटर्ड हो, उनकी वेवलेंथ में चेंज आएगा। तो जो फ्री स्पेस से पार हो जाएंगी उनकी वेवलेंथ में चेंज नहीं आएगा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन से टकरा जाएंगी उनकी वेवलेंथ में चेंज आएगा। अतः हमें स्कैटर्ड जो एक्सरेज हैं इन सब में हमें मॉडिफाइड वेवलेंथ लैम्डा डैश भी मिलेंगी और लैम्डा भी मिलेंगी। तो मैथमेटिकली इसको कैसे शो करेंगे? जो एक्सरे दो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बीच से निकल जाती हैं, उनके लिए किरणन कोण स्कैटरिंग एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अतः लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम नॉट सी 1 माइनस कॉस 0 डिग्री, और ये आ जाएगा 0, इसलिए लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा। अर्थात प्रकीर्णित किरणों में आपतित तरंगदैर्ध्य भी होंगी। सारी की सारी वेवलेंथ मॉडिफाई नहीं होंगी, उसमें इंसिडेंट वेवलेंथ भी मिलेंगी क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बीच में जगह होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन प्रभाव का प्रायोगिक सत्यापन। तो कॉम्पटन ने ही अपने प्रभाव का प्रायोगिक सत्यापन किया। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया और उससे प्राप्त रिजल्ट को अपने थ्योरी से प्राप्त रिजल्ट से मिलाया और ये देखा कि दोनों का मान लगभग बराबर आता है। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि उसने जो थ्योरी दी है वो सही है। तो हम देखेंगे कि उसने किस प्रकार से प्रयोग किया और अपने सैद्धांतिक मान का सत्यापन किया। तो उसने क्या करा कॉम्पटन ने कि एक मोनोक्रोमेटिक एक्सरे सोर्स लिया, यानी एक ऐसा एक्सरे का सोर्स लिया
जो एक ही वेवलेंथ लैम्डा को निकालता है। एक्स रे लैम्डा वेवलेंथ का सोर्स लिया और ये है मोनोक्रोमेटिक। अब इससे निकलने वाली एक्स रे सीधी चलेंगी, इसके जो छेद है, मुंह है, उससे निकलने वाली एक्स रे सीधी भी चलेंगी और यहाँ से कुछ डाइवर्ज भी होंगी। तो हमें केवल वो वेवलेंथ, वो एक्सरे चाहिए जो सीधी जा रही है, यानी एक्स अक्ष के अनुदिश जा रही है। इसको मान रखा है एक्स एक्स। तो इसने आगे एक लगा दिया कॉलीमेटर। कॉलीमेटर का काम ये है, केवल एक्स दिशा में एक्सरेज को जाने देगा और जो इधर उधर जा रही हैं उनको आगे नहीं जाने देगा, यहीं पर रोक देगा। आगे एक्स अक्ष के अनुदिश एक फ्री इलेक्ट्रॉन मान लिया उसने रेस्ट में है, और ये जिस पॉइंट पर है वो पॉइंट एक स्केल, सर्कुलर स्केल का सेंटर है। और इस सर्कुलर स्केल पर एक एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है। एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो ये मेजर कर सकती है कि आने वाली एक्सरेज की वेवलेंथ क्या है और उसकी एनर्जी क्या है। तो अब जो एक्सरे एक्स डायरेक्शन के अलोंग आ रही है वो इस फ्री इलेक्ट्रॉन से टकराएगी और टकराने के बाद स्कैटर्ड हो जाएगी। और किसी एक एंगल थीटा पर जो एक्सरे स्कैटर हो रही है वो हम एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर की सहायता से नाप लेंगे कि उसकी एनर्जी कितनी है और उसकी वेवलेंथ लैम्डा डैश कितनी है। तो अब क्या किया कॉम्पटन इफेक्ट ने, हाँ कॉम्पटन साइंटिस्ट ने, कि उसने ग्राफ प्लॉट किया एक तो जो स्कैटर्ड एक्सरे हैं उनकी वेवलेंथ और उसकी एनर्जी के बीच में। उसने एक्स एक्सिस पे तो ले ली वेवलेंथ और वाई एक्सिस पे ले ली एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू वेवलेंथ लैम्डा। तो सबसे पहले उसने एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर पे को थीटा इज इक्वल टू 0 पे सेट कर दी और फिर देखा कि सामने की ओर किस वेवलेंथ की एक्सरे आ रही है और कितनी एनर्जी से आ रही है। तो उसने ये देखा कि जो ग्राफ है उसको इस टाइप से मिलता है, यानी एक पीक मिलेगी उसे एक पर्टिकुलर वेवलेंथ लैम्डा।
तो वेवलेंथ लैम्डा पे उसे पीक मिल गई। अब उसने एंगल को चेंज कर दिया, स्पेक्ट्रोमीटर को घुमाकर मान लेते हैं थीटा इज इक्वल टू 45 पे रख दिया। तो उसने ये देखा कि जो पहले पीक आ रही थी लैम्डा पर, अब उसकी हाइट पहले के मुकाबले कुछ कम हो गई, और साथ साथ एक और पीक मिली उसके आगे दूसरी वेवलेंथ लैम्डा डैश पर। फिर थीटा का मान उसने फिर चेंज किया, अब फिर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे गया। और अब के देखा कि जो लैम्डा पर पीक थी वो पहले के मुकाबले और कम हो गई, और जो दूसरी पीक आ रही थी उसकी डिस्टेंस पहले से बढ़ गई। यानी अब जो लैम्डा डैश है उसका मान 90 डिग्री पर 40 डिग्री के मुकाबले कुछ ज़्यादा आ गया। ये जो डिस्टेंस है लैम्डा और लैम्डा डैश के बीच की, ये कहलाती है कॉम्पटन शिफ्ट डेल्टा लैम्डा, और इसकी वैल्यू उसने मेजर करी प्रैक्टिकल से, वो आई 0.0242 एंगस्ट्रॉम। तो कॉम्पटन ने चित्रानुसार एक्स रे प्रकीर्णन के प्रयोग में थीटा के विभिन्न मानों के लिए ई लैम्डा वर्सेस लैम्डा ग्राफ खींचे, और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री के लिए कॉम्पटन शिफ्ट डेल्टा लैम्डा एक्सपेरिमेंट इज इक्वल टू 0.0242 एंगस्ट्रॉम प्राप्त की। थ्योरी से, सिद्धांत के अनुसार डेल्टा लैम्डा की वैल्यू आती है 90 डिग्री के लिए 0.0243 एंगस्ट्रॉम। तो ये दोनों मान लगभग बराबर हैं। अतः दोनों के मान
प्रायोगिक त्रुटि एक्सपेरिमेंटल एरर की सीमा के अंदर बराबर हैं, इससे कॉम्पटन के सिद्धांत की पुष्टि होती है। तो इस प्रकार से कॉम्पटन ने अपनी दी गई थ्योरी का प्रायोगिक रूप से सत्यापन किया। एक क्वेश्चन और आता है, why Compton effect is not seen in visible light, यानी दृश्य प्रकाश के अंदर हमें कॉम्पटन प्रभाव का अनुभव क्यों नहीं होता। जो नॉर्मल लाइट है उसमें हम कॉम्पटन इफेक्ट का अनुभव क्यों नहीं कर पाते, केवल एक्सरे के अंदर ही हम क्यों निकालते हैं। तो हम जानते हैं कॉम्पटन शिफ्ट डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा, और इसका मान आता है 0.0243 1 माइनस कॉस थीटा एंगस्ट्रॉम। अधिकतम शिफ्ट के लिए अधिकतम शिफ्ट थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री होगी, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री होगी, और अधिकतम शिफ्ट का मान डेल्टा लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल टू 0.0243 इंटू ये हो जाएगा 1 प्लस 1 दैट इज 2, यानी इसको हम लगभग 0.05 एंगस्ट्रॉम मान सकते हैं। जो एक्सरे होती हैं वो एंगस्ट्रॉम की रेंज की होती हैं 1 2 3 4 5। अगर हम लेते हैं, मान लीजिए 5 एंगस्ट्रॉम की एक्सरे लेते हैं, माना 5 एंगस्ट्रॉम की एक्सरे है, तो उसमें प्रतिशत परिवर्तन परसेंटेज चेंज, उसमें परसेंटेज कॉम्पटन इफेक्ट कितना होगा। परसेंटेज डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू 0.05 ओवर 5 इंटू 100 दैट इज 1%। यानी अगर 5 एंगस्ट्रॉम की इंसिडेंट एक्सरे है तो उसमें केवल 1% का चेंज आएगा। यह 1% परिवर्तन मापा जा सकता है। और दृश्य प्रकाश जो होता है, विजिबल लाइट जो होती है, उसकी वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। तो उसकी हम औसत वेवलेंथ ले लेते हैं। औसत मान लेते हैं कैलकुलेशन आसान करने के लिए 5000 एंगस्ट्रॉम।
तो इसके लिए प्रतिशत कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन शिफ्ट, ये होगा 0.05 ओवर 5000 इंटू 100, यानी 0.001%। क्योंकि अभी 0.001% बहुत कम है, अतः दृश्य प्रकाश में कॉम्पटन प्रभाव का अनुभव नहीं होता। तो विजिबल लाइट में कॉम्पटन इफेक्ट का अनुभव नहीं होगा। नेक्स्ट, तो अब तक हमने पढ़े दो इफेक्ट, एक तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एक कॉम्पटन इफेक्ट। दोनों में ही आने वाली ऊर्जा फोटोन के रूप में होती है और फोटोन अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देता है। दोनों में क्या अंतर है, इन दोनों में कंपैरिजन क्या है? तुम पढ़ेंगे कंपैरिजन बिटवीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन इफेक्ट। फर्स्ट पॉइंट, प्रकाश वैद्युत प्रभाव या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो इंसिडेंट फोटोन होता है अपनी सारी की सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देता है और खुद खत्म हो जाता है। जबकि कॉम्पटन प्रभाव में जो इंसिडेंट फोटोन होता है वो केवल अपनी एनर्जी का केवल कुछ पार्ट इलेक्ट्रॉन को देता है और स्वयं उपस्थित रहता है। उसकी ऊर्जा तो कम हो जाती है लेकिन खत्म नहीं होती और वो उपस्थित रहेगा। दूसरा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव में वो इलेक्ट्रॉन जिसको फोटोन ऊर्जा दे रहा है मुक्त नहीं होता, पहले से फ्री नहीं होता है, बल्कि
बद्ध रहता है, बाउंड रहता है बाकी के पॉजिटिव आयन से, जबकि कॉम्पटन प्रभाव में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, फ्री होता है, यानी वो किसी और के फोर्स द्वारा बंधा हुआ नहीं होता है। अब ये बद्ध और मुक्त का क्या चक्कर है? अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से है कि वो कुछ जगह में तो घूम सकता है, लेकिन एक निश्चित स्पेस को छोड़कर वो बाहर नहीं जा सकता, तब तो वो बद्ध कहलाएगा। और आसानी से वो कहीं भी जा सकता है, तब वो मुक्त कहलाएगा। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन सरफेस के अंदर अंदर तो घूम पाते हैं, लेकिन सरफेस को छोड़कर नहीं जा सकते, तो वो कहलाएंगे बद्ध इलेक्ट्रॉन। और कॉम्पटन प्रभाव के लिए इलेक्ट्रॉन फ्री होना चाहिए, वो कहीं भी जा सके, सरफेस को छोड़कर आसानी से निकल जाए, उस पर कोई सा भी दूसरा अट्रैक्टिव फोर्स ऐसे ना लग रहा हो जो उसे रोके, तब वो मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के अंदर हमने बद्ध माना और हमने कॉम्पटन प्रभाव के अंदर इलेक्ट्रॉन को मुक्त माना, ऐसा क्यों? क्यों प्रकाश वैद्युत प्रभाव में इलेक्ट्रॉन को मुक्त नहीं मानते? क्योंकि दोनों में ही क्या है, किसी ना किसी मटेरियल के अंदर के इलेक्ट्रॉन है, कॉम्पटन प्रभाव में भी और प्रकाश वैद्युत प्रभाव में भी। लेकिन एक में तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव में तो हम उनको मुक्त नहीं मानते, और कॉम्पटन प्रभाव में हम उन्हें मुक्त मान लेते हैं, ऐसा क्यों? तो मान लेते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन प्रकाश वैद्युत प्रभाव में जो निकलते हैं बाहर, वो मुक्त हैं। तो अब हम देखेंगे क्या वो भौतिकी के सभी नियमों का पालन करते हैं। अगर वो किसी नियम को वायलेट करेंगे, तो इसका मतलब अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि वो मुक्त हैं, तो वो हमारा अजम्पशन गलत हो जाएगा। तो माना प्रकाश वैद्युत प्रभाव में इलेक्ट्रॉन मुक्त हैं, तो हमने मान लिया कि वो मुक्त हैं, और आपतित फोटोन एच न्यू इसे अपनी सारी ऊर्जा देता है। तो जब सारी ऊर्जा दे देगा, तो ऊर्जा संरक्षण का नियम भी पालन होगा और संवेग संरक्षण का नियम भी। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से जो एच न्यू ऊर्जा है, वो इसको सारी की सारी इलेक्ट्रॉन को सारी की सारी मिल जाएगी, और गतिज ऊर्जा हाफ एम वी स्क्वायर इसकी हो जाएगी, जहाँ एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है और वी उसकी वेलोसिटी है। और संवेग संरक्षण के नियम यानी मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ से आने वाले फोटोन के मोमेंटम एच न्यू बाई सी इज इक्वल टू एम वी। समीकरण एक को 2 से भाग करने पर, डिवाइड करने पर
C इज इक्वल टू V/2 और इससे V आ गया 2C, यानी इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। यानी ये फिजिक्स के नियम को वायलेट कर रहा है। अतः प्रकाश वैद्युत प्रभाव में इलेक्ट्रॉन को मुक्त नहीं मान सकते। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि शॉर्ट रूप में पूछे जाते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।